हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से हम बात कर रहे हैं कंस्टेंट रिलेशन की। और इस क्वेश्चन में हम एग्जांपल देख रहे हैं कंस्टेंट रिलेशन का। पुली कंस्टेंट से रिलेटेड हम एग्जांपल देख रहे हैं। जैसा कि हमने देखा था पुली कंस्टेंट क्या होता है, वही पुली कंस्टेंट हम यहाँ पर इन पुलियों पर लगाएंगे। और यहाँ पर हमारे पास में हम दो पुली लेकर चल रहे हैं। ये है हमारा पुली नंबर 2 और ये है हमारा पुली नंबर 1। ओके, और यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं, जैसा डायग्राम में हमको समझ में आ रहा है कि ये M2 जो है इसको हम मान सकते हैं कि इट इज़ मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये A2 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है और यहाँ पर ये M1 है A1 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ऐसा हम मान के चलते हैं। अभी हमको पता नहीं है, वो M1 M2 की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि कौन नीचे आएगा कौन ऊपर आएगा। पर यहाँ पर हम अभी मान के चल रहे हैं कि M2 का वैल्यू जो भी है वो इतना बड़ा है कि वो नीचे मूव कर रहा है। ओके, अगर हम इस P2 पुली के लिए कंस्टेंट रिलेशन लिखते हैं, सबसे पहले हम FBD लिख लेते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे और यहाँ पर हम टेंशन की वैल्यू भी हमको असाइन करना पड़ेगी। हम यहाँ पर टेंशन की वैल्यू असाइन कर लेते हैं। यहाँ पर जो अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है इसको हम T2 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर भी जो टेंशन होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो T2 होगा और यहाँ का टेंशन भी कितना होगा, T2 होगा। हम क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें जो T1 यहाँ लगेगा, यहाँ पर भी T1 लगेगा। ओके, तो हम यहाँ से एक डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं कि T1 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T2। ओके, यहाँ पर हमने क्या देखा, T1 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T2। हम इसे वाइट कलर में लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आएगा, है ना। तो हम लिखेंगे T1 इज़ इक्वल टू 2T2। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम ये कॉन्सेप्ट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पर डायरेक्टली लिख सकते हैं कि T2 दो नीचे लग रहे हैं और एक वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है। अब अगर हमने टेंशन असाइन कर लिया, हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन असाइन कर लिया, अब हम FBD की बात करते हैं। तो हम लिख रहे हैं FBD ऑफ M1। ओके, तो M1 का FBD यहाँ पर अगर हम देखें, M1 जो उस पर टेंशन है T2 लग रहा है वर्टिकली अपवर्ड और M1G वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। तो इक्वेशन हम लिखेंगे, क्योंकि वो ऊपर मूव कर रहा है तो T2 बड़ा होगा, तो T2 माइनस M1G इज इक्वल टू M1A1। ओके, तो ये मिल गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम लिखेंगे FBD M2 का। क्या लिखेंगे? FBD ऑफ M2। तो यहाँ पर M2 का FBD लिखने के लिए उस पर कितने फोर्स लग रहे हैं हम वो प्लॉट करेंगे। तो हमको यहाँ क्लियरली समझ में आ रहा है कि वर्टिकली डाउनवर्ड M2G होगा और ऊपर यहाँ डायग्राम से हमको दिख रहा है कि एक्सेलरेशन टेंशन T2 होगा। हम इक्वेशन लिखेंगे क्योंकि ये नीचे आ रहा है, तो M2G बड़ा होगा T2 से और इट इज़ इक्वल टू M2A2। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमारे पास यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं। हमारे पास यहाँ पर 3 वेरिएबल है। वी आर हैविंग 3 वेरिएबल्स। ओके, कौन कौन से 3 वेरिएबल है? हमारे पास A1 है, हमारे पास A2 है, हमारे पास T1 है। ओके, और T1 का वैल्यू 2T2 के बराबर है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं जो भी T1 का वैल्यू आएगा। तो हम एक्चुअल में 3 इक्वेशन ही सॉल्व करेंगे। वैसे तो एक इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो 3 वेरिएबल है, एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन हम कंस्टेंट रिलेशन से लेकर आएंगे। हम अब यहाँ पर कंस्टेंट रिलेशन लिखेंगे। कंस्टेंट रिलेशन फॉर P2 के लिए हम यहाँ पर कंस्टेंट रिलेशन लिखेंगे, है ना। तो P2 में हमको यहाँ समझ में आ रहा है कि ये जो ऊपर वाला टर्मिनल है ये A1 एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। ये जो टर्मिनल है इसका एक्सेलरेशन 0 है और ये जो टर्मिनल है इसका एक्सेलरेशन A2 होगा। ओके, यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन यहाँ पर A1 वर्टिकली अपवर्ड होगा, वही एक्सेलरेशन यहाँ पर A2 वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। सॉरी, A1 वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। ओके, यहाँ का एक्सेलरेशन 0 होगा और यहाँ का एक्सेलरेशन A2 होगा। तो ये A2, A1 एंड 0। ओके,
तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे इक्वेशन इससे कि A1 इज़ इक्वल टू A2 प्लस 0/2, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं। ये हो जाएगा 2A1 इक्वल टू A2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। इन तीनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और A1 A2 और T1 T2 का वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। तो यहाँ पर अब हम ग्रीन कलर का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है, ओके, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हमने यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक किया है कि फर्स्ट इक्वेशन में जो टेंशन है वो T1 है। कितना है? T1, ओके। और यहाँ पर T1 इज इक्वल टू 2T2 गिवन है। तो फर्स्ट इक्वेशन अब हमारा हो गया 2T2 माइनस M1G इज इक्वल टू M1A1, ओके। ये भी T2 में हुआ, ये भी T2 में हुआ, ओके। तो हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं यहाँ पर। फर्स्ट इक्वेशन हमको मिला, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। 2T2 माइनस M1G इज इक्वल टू M1A1, और A1 का वैल्यू हमने यहाँ पर A2 का वैल्यू कैलकुलेट किया है, तो हम A1 के टर्म में सॉल्व करेंगे तो A1 एज इट इज। सेकेंड इक्वेशन हम देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमको दिख रहा है M2G माइनस T2 इज इक्वल टू M2 और A2 का वैल्यू कितना है? 2 टाइम्स ऑफ A1। अब यहाँ पर एक हम छोटा सा करेक्शन करेंगे। हम कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए इस सेकेंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो जो सेकेंड इक्वेशन है अब हमारे पास मिलेगा 2M2 इंटू G माइनस 2T2 इज इक्वल टू 4M2A1। और जो फर्स्ट इक्वेशन है वो इक्वेशन एज इट इज़ हम लिखेंगे 2T2 माइनस M1G इज इक्वल टू M1A1। इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ T2 से T2 कैंसिल हो जाएगा, और A1 का वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, जो कि होगा 2M2 माइनस M1 इंटू G डिवाइडेड बाय 4M2 प्लस M1। हमने यहाँ पर A1 का एक्सेलरेशन फाइंड किया, A1 का वैल्यू फाइंड किया। A1 का वैल्यू जैसे ही पता चला हमको A2 का वैल्यू पता चल जाएगा। A2 का वैल्यू जैसे ही हमको पता चलेगा वैसे ही हम T का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं बड़े इजी तरीके से। थैंक यू वेरी मच।